हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जेके यूनिक्स। आज हम क्लास 12th की इकोनॉमिक्स के जो फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स, इसका चैप्टर 2 करने वाले हैं, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। तो देखिए गाइस, मैं फर्स्ट चैप्टर की वीडियो पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ मेरे चैनल पर। अगर आप उसे भी समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आपको और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो बेफिक्र आप इस चैप्टर की वीडियो देखिए, फिर उसके बाद अगर आप फर्स्ट की भी देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा। बिना देरी के शुरू करते हैं आज का चैप्टर। फर्स्ट पॉइंट है हमारे चैप्टर का, आर्थिक समस्या क्या है। यह वह समस्या है जिसका संबंध वर्तमान साधनों के उचित बंटवारे तथा भविष्य में साधनों की वृद्धि और उनके वितरण से है। यानी आर्थिक समस्या एक प्रकार की समस्या है जिसके अंदर हम प्रेजेंट में जो हमारे पास साधन है, अवेलेबल है, उनको हम किस तरह से यूज़ करें, किस चीज़ की खरीद के लिए उन साधनों का यूज़ करें। तो ये इस चीज़ की ही समस्या है। इसके अंदर हम इस चीज़ का अध्ययन करते हैं कि हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले साधनों को हम किस प्रकार व्यय करें कि हमारी अधिक से अधिक आवश्यकताएं संतुष्ट हो सकें। इसकी परिभाषा यानी आर्थिक समस्या की परिभाषा हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, दो राइटर्स हैं, लेफ्टविच और एरिक रोल। इन्होंने भी अपने अपने अकॉर्डिंग आर्थिक समस्या की परिभाषा दी है। तो लेफ्टविच की परिभाषा के अनुसार आर्थिक समस्या का संबंध मनुष्य की असीमित आवश्यकताओं को सीमित साधनों का कम से कम प्रयोग करके अधिकतम संतुष्टि करना है। कि भाई आर्थिक समस्या के अंदर जो मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं, उनको सीमित संसाधनों से संतुष्ट करना है, ये आर्थिक समस्या है। एरिक रोल के अनुसार संसाधन दुर्लभ है और इनके वैकल्पिक प्रयोग है। यह साधनों के उपयुक्त उपयोग की समस्या है। यानी अब जो हमारे पास संसाधन है, यानी जो हमारे पास धन है, वो धन दुर्लभ है, हर किसी के पास सीमित मात्रा में ही है, लेकिन हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं। हम उन साधनों का किस प्रकार से प्रयोग करें कि हमारी असीमित आवश्यकताएं सीमित साधनों से उचित प्रकार से संतुष्ट हो जाए। तो ये एरिक रोल ने आर्थिक समस्या की परिभाषा दी है। आर्थिक समस्या के विभिन्न कारण भी हैं, तो हम विभिन्न कारणों के बारे में अध्ययन करते हैं। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के मुख्य 3 कारण हैं: असीमित आवश्यकताएं, सीमित या दुर्लभ साधन और उन साधनों के वैकल्पिक प्रयोग। असीमित आवश्यकताएं यानी एक ह्यूमन बीइंग है, उसकी आवश्यकताएं असीमित हैं, वो अनलिमिटेड सोचता है। अगर मान लो एक मनुष्य को ज़रूरत है, किसी इंसान को ज़रूरत है कि वो घर में टीवी लेके आए, तो टीवी तो वो ले आएगा, लेकिन उसको उसमें भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। वो चाहेगा कि मैं बड़ी एलईडी ले आऊँ। जब वो एलईडी ले आएगा तो सोचता है कि घर के अंदर थिएटर टाइप का एक बड़ा टीवी होना चाहिए। तो यानी जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं वो बढ़ती ही रहती हैं, प्रतिदिन बढ़ती हैं। हम मनुष्य की आवश्यकताओं को कम नहीं कर सकते क्योंकि ये एक सोच है। और इसके नेक्स्ट पॉइंट है सीमित या दुर्लभ साधन। जो साधन हैं वो सीमित हैं और दुर्लभ मात्रा में है, और इनके वैकल्पिक प्रयोग हैं। जो धन है वो हर किसी के पास अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। धन एक सीमित मात्रा में हर व्यक्ति के पास उपलब्ध होता है और उसका सही प्रकार से प्रयोग करना होता है ताकि हम अपनी जो बेसिक नीड्स हैं, जो आवश्यक चीज़ें हैं, सिर्फ उनको संतुष्ट कर सकें। उसके लिए हमें धन की ज़रूरत होती है। वैकल्पिक प्रयोग, अब जो हमारे पास धन है, धन को ही हम संसाधन नहीं कहेंगे, दूध भी है और ऐसी वस्तुएं जो हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग अलग प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, वो सभी वस्तुएं सीमित हैं। तो वो सीमित वस्तुओं का हम किस प्रकार से प्रयोग करें कि हमारी अधिक से अधिक आवश्यकताएं संतुष्ट हो सकें। और फिर इन वस्तुओं के वैकल्पिक प्रयोग हैं, तो इससे ये समस्या भी उत्पन्न होती है कि हम अपनी कौन सी आवश्यकता संतुष्ट करें जो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ये तीनों पॉइंट आर्थिक समस्या के हैं। इसके बाद अब अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या के ऊपर मूव करते हैं। यानी एक अर्थव्यवस्था को उत्पादन अधिक करने के लिए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था की कुछ आधारभूत आर्थिक समस्याएं होती हैं। हर किसी अर्थव्यवस्था की बेसिक कई समस्याएं होती हैं। इन समस्याओं को अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कहा जाता है। ये पूरी जो डेफिनेशन है वो इम्पॉर्टेंट है गाइस। इसके बाद ये समस्याएं
क्या क्या है अब ये देखते हैं। पहली समस्या तो अर्थव्यवस्था के लिए सबसे मुश्किल है, क्योंकि हमारी तो सिर्फ आवश्यकताएं, हम अपनी आवश्यकताएं ही व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था को उन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुओं का निर्माण करना है। तो अर्थव्यवस्था किस प्रकार की समस्याओं का सामना करती है और फिर वो हमारे लिए अधिक से अधिक वस्तुओं का निर्माण करती है। हमारी आजकल की सभी नीड्स को पूरा करने के लिए हमारे पास हमारे अर्थव्यवस्था में, बाज़ारों में हर चीज़ अवेलेबल है। वो चीज़ें बाज़ार तक पहुँची कैसे होंगी? हमारी आवश्यकता का बाज़ारी शक्तियों को कैसे पता चला होगा? तो ये इस तरह की चीज़ें केंद्र हैंडल करता है। ये देखिए, इसकी समस्याएं मेन है, किन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। हमें ये पता है कि मनुष्य की बेसिक नीड ये है, लेकिन हमें इस चीज़ का भी अनुमान लगा के रखना पड़ता है कि इतनी चीज़ ही बिकेगी और इतनी मात्रा में उत्पादन करेंगे तो ही हमें लाभ होगा। क्योंकि अगर हम किसी वस्तु का अतिरिक्त उत्पादन कर देते हैं तो हमें उसका नुकसान झेलना पड़ता है। कम उत्पादन कर देते हैं तो सभी की आवश्यकताएं संतुष्ट नहीं हो पाती। तो अर्थव्यवस्था के लिए यह मुख्य समस्या है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। उत्पादन किस प्रकार किया जाए, किस तरह से उत्पादन करें कि अधिक से अधिक लाभ हो सके। अब उत्पादन किस प्रकार किया जाए, इसके बारे में भी हम अभी फुल्ली एक्सप्लेन, मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरे चैप्टर का सल्यूशन दूंगी, तो आपको किसी और चैप्टर पे मूव नहीं करना होगा। इसके बारे में भी एक एक समस्या के बारे में हम अभी डिटेल से पढ़ेंगे। इससे अगली समस्या है, उत्पादन किसके लिए किया जाए, कितने उपभोक्ताओं को उस वस्तु की आवश्यकता है, कितनी मात्रा में आवश्यकता है, तो किसके लिए उत्पादन किया जाना है। ये अर्थव्यवस्था की मुख्य और केंद्रीय समस्याएं हैं। अब हम मूव करते हैं पहली समस्या के बारे में, डिटेल से पढ़ेंगे, किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। तो गाइस, मैं पेज चेंज कर रही हूँ। अर्थव्यवस्था में किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। इस समस्या के उत्पन्न होने का मुख्य कारण यह है कि आवश्यकताओं की तुलना में साधन दुर्लभ हैं और इनके वैकल्पिक उपयोग हैं। वही है कि हमारी जो नीड्स हैं वो अनलिमिटेड हैं और जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम हैं। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को यह चुनाव करना पड़ता है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और किन आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाए, किन का त्याग किया जाए। कि भाई कुछ ऐसी नीड्स भी होती हैं जो अभी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है और कुछ इस प्रकार की होती हैं कि हमें बहुत ज़रूरी करनी है। मान लीजिए कि अभी अगर मैं आपको एक नॉर्मल सा एग्जांपल दूं, उसके अकॉर्डिंग कि अब हर घर के अंदर फ़ैन होना ज़रूरी है, सीलिंग फ़ैन होना ज़रूरी है। अभी एक बार के लिए सरकार एसी का निर्माण करना कम कर सकती है, क्योंकि अभी उसे सीलिंग फ़ैन का ज़्यादा लोगों को सीलिंग फ़ैन की ज़रूरत है। तो अभी कुछ समय के लिए वो एसी बनाने का त्याग करेगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ, इससे आपको इजीली समझ में आएगा। तो देखिए, अब सरकार एसी का निर्माण करना कम कर देगी, यानी उस वस्तु का उन्होंने त्याग कर दिया। जिन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए निर्णय लिए जाते हैं उनके विषय में दो बातें तय करनी पड़ती हैं। अब जो आवश्यकताएं हम संतुष्ट करना चाह रहे हैं, जो सरकार ने निर्णय लिया कि इन आवश्यकताओं को संतुष्ट करना है और कुछ आवश्यकताओं का त्याग कर दिया है, उनके विषय में दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। उदाहरण के लिए, कौन सी पूंजीगत तथा कौन सी उपभोक्ता वस्तु। पूंजीगत वस्तु वो होती है जिससे हम अभी लाभ कमा सकते हैं, उस वस्तु को अगर हम खरीद लेते हैं तो हम और लाभ कमा सकते हैं। उपभोक्ता वस्तु होती है जो हम अपनी आवश्यकताएं संतुष्ट करते हैं। भोजन संबंधी आवश्यकताएं उपभोक्ता वस्तु आएंगी। मशीनरी, ट्रैक्टर और भी प्रकार की बहुत वस्तुएं जिनसे हमें लाभ प्राप्त होता है, वो पूंजीगत वस्तुएं होंगी, इनका उत्पादन किया जाए। सेकंड पॉइंट है, किन सेवाओं या वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। यह तय करने के बाद अर्थव्यवस्था में को यह भी तय करना पड़ता है कि उत्पादन कितनी मात्रा में किया जाए जिससे अधिकतम लाभ कमाया जा सके। अब अगर उन्होंने निर्णय ले लिया कि भाई अब पूंजीगत वस्तु का निर्माण करना है या उपभोक्ता वस्तु का निर्माण करना है, उसके बाद उसे वह अर्थव्यवस्था को यह भी तय करना पड़ता है कि अब कितनी मात्रा में किसी वस्तु का उत्पादन किया जाए। तो ये हमने किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, इस पॉइंट को पूरी तरह से समझ लिया है। नेक्स्ट है, उत्पादन किस प्रकार किया जाए। मैं इस पॉइंट पे कैमरा मूव कर रही हूँ। उत्पादन किस प्रकार किया जाए।
समस्या का संबंध उत्पादन में प्रयोग की जाने वाली तकनीक के चुनाव से है। ये जो समस्या है ये इसी वजह से उत्पन्न होती है कि हम किस तकनीक का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन करें। उत्पादन की तकनीक होगी एक तो श्रम प्रधान तकनीक और पूंजी प्रधान तकनीक। ये नोट्स के अंदर मैंने ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रखा है, मैं आपको बोल के समझा रही हूँ, तो आप ज़्यादा नोट्स में मत जाना। बाकी अगर आप इन नोट्स को कॉपी करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप इन नोट्स को कॉपी भी कर सकते हैं, क्योंकि बुक के अंदर से सारी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने इसी नोट्स के अंदर डाल दी है। अगर आप ये नोट्स पढ़ लेते हैं तो इसके बाद आपको बुक के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल्स वगैरह देखने के लिए आप बुक का यूज़ कर सकते हैं। अब उत्पादन किस प्रकार किया जाए, उत्पादन की तकनीक है श्रम प्रधान तकनीक और पूंजी प्रधान तकनीक। श्रम प्रधान तकनीक के अंदर तो हम लेबर लगाकर काम करेंगे, और पूंजी प्रधान तकनीक के अंदर हम फैक्ट्रीज़ में जैसे बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं और अन्य प्रकार की बहुत मशीनें होती हैं, उन चीज़ों का निर्माण कर उन चीज़ों का प्रयोग करके हम पूंजी प्रधान तकनीक का यूज़ कर पाएंगे। तो अगर उत्पादक व्यक्ति छोटे स्तर का ही उत्पादक है, अभी ज़्यादा बड़े स्तर पर नहीं पहुंचा है, तो उसके लिए श्रम प्रधान तकनीक सही रहती है, क्योंकि पूंजी प्रधान तकनीक को उसको खरीदने के लिए पहले धन व्यय करना पड़ेगा और फिर उसे अगर उस चीज़ के निर्माण के बाद नुकसान होता है तो उसे उस नुकसान को भी भोगना पड़ेगा। जबकि श्रम प्रधान तकनीक के अंदर केवल और केवल जो हम लेबर देते हैं उसे वही देनी पड़ेगी, अन्य पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। सबसे कुशल तकनीक वह है जिसके प्रयोग से समान मात्रा का उत्पादन करने के लिए सीमित संसाधनों की सबसे कम आवश्यकता होती है। सीमित संसाधन यानी धन की सबसे कम आवश्यकता होती है, वो उत्तम प्रकार की तकनीक मानी जाती है। उत्पादन किसके लिए किया जाए, इस पॉइंट पे मूव कर रहे हैं गाइस। उत्पादन किसके लिए किया जाए, अब बेसिक सी चीज़ है कि उत्पादन तो उपभोक्ता के लिए ही किया जाता है, लेकिन इस पॉइंट के अंदर हमें क्या बताया गया वो देखिए। वास्तव में उत्पादन स्वयं उपभोग या बाजार में विनिमय के लिए किया जाता है। इस समस्या का संबंध उत्पादन के वितरण से है। वास्तव में जो बाजारी शक्तियाँ किसी चीज़ का निर्माण करती हैं वो या तो उसको बाज़ार में बेचने के लिए करेंगी, कोई व्यक्ति भी अगर कोई निर्माण करता है या तो वो उसको बाज़ार में बेचकर लाभ कमाना चाहेगा, या वो अपना धन बाज़ार में व्यय ना करके उस वस्तु का खुद निर्माण करके खुद ही उपभोग करेगा। वस्तुओं के उत्पादन के लिए ये दो कारक मुख्य हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे मूव कर रही हूँ गाइस। सेंट्रल प्रॉब्लम्स, जो केंद्रीय समस्याएं हैं उनका विस्तृत रूप क्या है, क्या समस्याएं केंद्र को, किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है केंद्र को किसी संसाधन या कोई वस्तु के निर्माण के लिए, साधनों का पूरा उपयोग कैसे हो। अब ये भी उनको फिक्र रहती है कि अगर हमने अब मान लीजिए किसी कार्य को करने में धन लगा दिया और कुछ धन वेस्ट चला गया तो उसका उन्हें नुकसान होगा, तो वो ये भी सोचते हैं कि किस प्रकार से हम व्यय करें कि पूरा धन भी यूज़ हो जाए और हमें लाभ भी हो जाए और नुकसान भी ना हो। और फिर साधनों का विकास कैसे हो, और फिर कि मतलब अगर हमने धन लगा दिया तो हमारा धन बढ़ेगा भी, तो किस तरह से बढ़े, कितना बढ़े, उनको इस चीज़ का भी सोच कर रखना पड़ता है। तो अब विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं का समाधान, ये पॉइंट है कि भाई अब केंद्र है जो, अब पूरा मान केंद्र तो एक हम ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं केंद्र में, तो इसके लिए कोई व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं, क्योंकि पूरी सरकार बैठ के अब इस चीज़ का ही तो प्लान नहीं करेगी, क्योंकि हमारे अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत मुख्य कारक हैं जिनके बारे में अर्थव्यवस्था को विचार करना पड़ता है। तो देखिए केंद्रीय समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जाता है। बाजार अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था, बाजार को व्यापार करने के लिए मुक्त कर देना, बाजारी अर्थव्यवस्था को व्यापार करने के लिए मुक्त कर दिया कि भाई तुम ही देखो जिस प्रकार की चीज़ का उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, उनको उत्पादन करने के लिए बेचने के लिए स्वतंत्र कर दिया। उत्पादकों को यह निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है कि क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए। अब वो जो उत्पादक व्यक्ति है, प्रोडक्टर है, उसको इतनी भी स्वतंत्रता सरकार ने दे दी कि तुम ही सोचो किस चीज़ का निर्माण करना है
किस चीज़ की जनता को ज़्यादा आवश्यकता है, लेकिन सरकार इनके ऊपर बहुत प्रकार से निगरानी भी रखती है, इनके ऊपर कुछ प्रकार के प्रतिबंध भी लगाते हैं ताकि जो इनके द्वारा काम किया जा रहा है, क्योंकि फिर अगर हम किसी चीज़ को पूरी छूट दे देते हैं तो फिर हमें उसका नुकसान भी देखना पड़ता है, झेलना ही पड़ता है। तो इसीलिए सरकार इनके ऊपर निगरानी भी रखती है। और नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। यह वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या, कैसे और किसके लिए से संबंधित निर्णय केंद्र द्वारा नियुक्त किसी केंद्रीय अधिकारी द्वारा लिए जाते हैं। यानी सरकार किसी एक व्यक्ति को नियुक्त कर देगी जो इस विषय में ही निर्णय लेगा। नेक्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या, कैसे और किसके लिए से संबंधित निर्णय बाजारी शक्ति तथा समाज कल्याण दोनों के आधार पर लिए जाते हैं। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर ना तो पूरी शक्ति सरकार को होती है और ना ही पूरी शक्ति बाजारी अर्थव्यवस्था के पास होती है। ये दोनों मिलकर सामाजिक कल्याण के बारे में सोचते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। निर्णय किसके लिए लेते हैं? उत्पादन संबंधित निर्णय लेते हैं। आपको चैप्टर को पढ़ते पढ़ते आपकी मेन जो पॉइंट है उसको नहीं भूलना है, सारा चीज़ घूम फिर के आपकी उसी पॉइंट पे आकर रुकती है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है उत्पादन संभावना वक्र एवं केंद्रीय समस्याएं। अब हम जो ये केंद्रीय समस्याएं हैं इनको ग्राफ के ऊपर दिखाएंगे, क्योंकि अब हर चीज़ को हम थियोरिकली तो नहीं रीड कर सकते। ग्राफ से प्रेजेंटेशन एक तो ईजी लगता है, देखते ही समझ भी आता है। ये हमने 11th क्लास में ग्राफीय विधि वाले जो चैप्टर थे उनके अंदर पूरे इस तरह से पढ़ा था। मैंने उनकी वीडियोस अपलोड नहीं की हैं, तो अगर आप +2 क्लास का पढ़ रहे हैं तो आप +1 में पढ़ के ही आए होंगे गाइस। देखिए नेक्स्ट मूव कर रहे हैं उत्पादन संभावना वक्र और केंद्रीय समस्याएं। उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है? दो वस्तुओं के उत्पादन की वैकल्पिक संभावना को प्रकट करता है। कोई दो वस्तुएं हैं, उनका निर्माण हुआ, प्रोडक्शन हुआ, उपभोक्ता ने खरीदी, कौन सी वस्तु ज़्यादा बिक रही है, कौन सी वस्तु अभी कम बिक रही है, मतलब उसकी पहुंच आम जनता तक नहीं हो पाई है। तो ये सब चीज़ें हम उत्पादन संभावना वक्र पर दिखाते हैं। और दो वस्तुओं के उत्पादन की अधिकतम सीमा निर्धारित करने वाली रेखा। अब जो दो वस्तुओं का उत्पादन दिखाएगी वो रेखा, उसको हम रूपांतरण रेखा कहेंगे। ये पॉइंट है गाइस। अभी आपको ये पूरा जो चीज़ है मैं आपको ग्राफ के ऊपर दिखाऊंगी, तब आपको सही से समझ में आ जाएगा। इसकी मान्यताएं पढ़ते हैं, ये क्यों यूज़ किया जाता है। तो उत्पादन के साधनों की स्थिर मात्रा, जो प्रोडक्ट बना उसकी स्थिर मात्रा कि भाई इतने ही चीज़ में ख़रीदा गया है, इतनी मात्रा में ही ख़रीदा गया है, तो हमें एक एक्यूरेट नंबर मिल जाता है, तो हम अनुमान आसानी से लगा पाते हैं। उपलब्ध साधनों का कुशल और पूरा उपयोग, इसके अंदर ये चीज़ भी हमें पता चलती है कि भाई जो हमने साधन यूज़ किए उनका पूरा उपयोग हो गया या फिर पूरा उपयोग नहीं हुआ, इस चीज़ के बारे में भी पता चलता है। और स्थिर तकनीक, कि जो हमने तकनीक यूज़ की वो रेगुलरली एक ही तकनीक यूज़ की तो उसका हमें क्या लाभ हुआ, क्या हमें उस तकनीक को आगे भी यूज़ करना चाहिए, इस चीज़ से। और दो वस्तुएं अल्टरनेटिव्स का भी पता चलता है कि अगर हम दो वस्तुएं अल्टरनेटिव्स बनाते हैं तो कौन सी वस्तु कितना बिक रही है, ये भी हमें पता चलता है। अल्टरनेटिव्स होती हैं जैसे चाय और कॉफ़ी। मान लीजिए अगर चाय का प्राइस बढ़ जाता है, चाय बहुत महंगी हो चुकी है, तो लोग उसका अल्टरनेशन में कॉफ़ी यूज़ करना शुरू कर देंगे अगर चाय बढ़ी है। वहीं अगर कॉफ़ी महंगी हो जाती है तो लोग चाय शुरू कर देंगे, क्योंकि काम तो दोनों का एक ही है। तो देखिए अब मैं डायग्राम आपको इससे रिलेटेड दिखाती हूँ। डायग्राम देखिए, इसके अंदर दे रखा है क्लॉथ और व्हीट का, ये कपड़ा है और इस साइड हमने व्हीट ले रखी है। मैंने स्पेलिंग की थोड़ी मिस्टेक कर रखिएगा, इसमें मत जाना प्लीज़, नोट्स हैं ये। तो ये देखिए ये है रूपांतरण रेखा जो आपको मैंने दिखाई थी। इसके अंदर मान लीजिए देखिए एग्जाम्पल मैं ही आपको बता देती हूँ, एग्जाम्पल बुक से अगर मैं लिखती तो बहुत लंबा हो जाता। तो देखिए अगर हम सारे साधनों का प्रयोग केवल गेहूं के उत्पादन में करते हैं, सारे साधनों का प्रयोग यानी अधिकतम साधनों का प्रयोग हम अगर कपड़े के उत्पादन में लगा देते हैं,
तो केवल हमें 2 टन गेहूं ही मिलेगी। और अगर हम अधिकतम साधन कपड़े के निर्माण में लगाते हैं तो 10 टन गेहूं मिलेगी, और हमें फिर 10 गांठें कपड़ा तैयार होगा तो 2 टन गेहूं मिलेगी। और अगर 6 गांठें कपड़ा तैयार होगा तो 4 टन गेहूं मिलेगी। तो अब ये जो पॉइंट्स थे, इन पॉइंट्स को जोड़ दिया, हमें इस कर्व का पता चला। इसी को हम उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं, और इसी रेखा को रूपांतरण रेखा कहते हैं। अभी इसके बाहर और अंदर आप देखिए 2 पॉइंट हैं, ई पॉइंट और एफ पॉइंट। जो ई पॉइंट है वो अपर्याप्त कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट, यानी जो वस्तुएं, जो साधन हम नहीं प्रयोग कर पाए या जिन तक हमारी पहुंच नहीं थी, हमें नहीं पता था उनके बारे में, वो साधनों को व्यक्त करता है। और जो एफ पॉइंट है तो ये इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी इन साधनों का सही प्रकार से प्रयोग नहीं किया गया, ये इस चीज को व्यक्त करता है। उत्पादन संभावना वक्र की 2 विशेषताएं, अब इनकी विशेषताएं देखना। उत्पादन संभावना का ढलान ऊपर से नीचे की ओर होता है, देखिए ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, लेफ्ट टू राइट होता है, ये लेफ्ट है राइट, यानी लेफ्ट की साइड, राइट की साइड ज़्यादा बढ़ने लग रहा है। इसका कारण है कि पूरे रोजगार की स्थिति में दोनों वस्तुओं के उत्पादन को एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता, यानी एक वस्तु का ही उत्पादन बढ़ेगा। अगर एक का बढ़ रहा है तो दूसरे का घटेगा, और अगर दूसरे का बढ़ रहा है तो उस पहले वाले का घटेगा उत्पादन। और सेकंड पॉइंट है, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के नतोदर होता है। अगर x वस्तु का उत्पादन बढ़ाना है तो y का उत्पादन घटेगा, यानी उसके अपोजिट होता है, एक तरह से अपोजिट कह सकते हैं। उत्पादन संभावना वक्र केंद्रीय समस्याओं को दर्शाता है, ये पॉइंट देखिए। उत्पादन संभावना वक्र केंद्रीय समस्याओं को दर्शाता है, ये पॉइंट है। तो ये देखिए, वही है क्लॉथ और व्हीट वाला एग्जांपल, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी उत्पादन संभावना वक्र। जो सही प्रकार से तकनीक प्रयोग हुई, उत्पादन में सही तकनीक का हमने प्रयोग किया, वो ए, बी और सी पॉइंट पे दिखाई दे रही है। जो ई पॉइंट है उसके ऊपर जो अकुशल लिख रखा है, उसका मतलब ये है कि ये जो तकनीक थी, अकुशलता की वजह से ये तकनीक सही प्रकार से प्रयोग नहीं हो पाई। और इसके नीचे भी एक इसी तरह का डायग्राम है, मैंने अलग अलग डायग्राम्स बनाए ताकि आपको इजीली समझ में आए कि ये इस तरह से भी हो सकता है। अगर मान लीजिए जो हमारा कर्व है, कर्व के ऊपर कोई पॉइंट है, तो ये मतलब इसका ये है कि तकनीक का पूरा उपयोग हुआ है, तकनीक का वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं हुआ। और जो अब इसके अंदर एफ और जी पॉइंट है, अंडर यूटिलाइजेशन, यानी इन चीज़ों का प्रयोग नहीं हो पाया, किसी भी कारणवश इन चीज़ों का प्रयोग नहीं हो पाया। अब नेक्स्ट देखते हैं गाइस, अगर साधनों का विकास हुआ, यानी हमने धन बढ़ाया या फिर साधनों का अलग प्रकार से विकास हुआ, तो हम इस कर्व के ऊपर से डॉटेड लाइन से एरोज बाहर दिखाकर ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज दिखा सकते हैं। ठीक है। उत्पादन संभावना वक्र का खिसकाव या स्थान परिवर्तन, घुमाव क्यों होता है? इसके कारण देखिए, पीपीसी सदैव स्थिर नहीं रहता, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमेशा एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि कभी किसी वस्तु की मांग बढ़ती है और कभी किसी वस्तु की मांग घटती है। तो इस वजह से हम उसे एक जैसा तो नहीं रख सकते, उसमें अपने आप परिवर्तन होता रहता है। साधनों में वृद्धि या परिवर्तन खिसकाव के कारण है, या तो जो साधन थे वो वृद्धि हुई या फिर उनमें कुछ परिवर्तन हुआ, या तकनीकों में परिवर्तन किया गया, इस वजह से उसमें कुछ खिसकाव आया। तो ये देखिए, अभी वृद्धि और कमी वाले सभी डायग्राम्स हैं, मैं आपको बस सीधे सीधे फटाफट बताती जाऊंगी। साधनों में वृद्धि या कमी, वृद्धि हुई तो डॉटेड लाइन से ऊपर की तरफ दिखाएंगे, और कमी हुई तो डॉटेड लाइन से नीचे की तरफ दिखाएंगे। कमी वाले में एरो नीचे की तरफ होंगे और वृद्धि में एरो ऊपर की तरफ होंगे। तकनीक में परिवर्तन हुआ, तकनीक में परिवर्तन कैसे हो सकता है? या तो हम सारे संसाधनों का प्रयोग एक्स वस्तु के उत्पादन में लगा दें, कोई भी वस्तु है, सारी तकनीक का पूरी तरह से अच्छे से यूटिलाइज किया तकनीक का, और एक्स वस्तु का निर्माण हुआ। तो देखिए, जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर दोनों पॉइंट हैं और एक अलग पॉइंट है ए,
वो अलग से है। तो यानी सारी जब तकनीक का यूज़ एक्स की वस्तु के लिए हुआ तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर 2 एरोज आएंगे। नेक्स्ट है, मैं सेट करती हूँ वस्तु वाई के उत्पादन के लिए कुशल तकनीक का प्रयोग। कि भाई हमने अगर सारी तकनीक का प्रयोग वस्तु वाई के उत्पादन में ही लगा दिया तो वाई एक्सिस के ऊपर दोनों पॉइंट आएंगे, और अगर दोनों में बराबर प्रकार से तकनीक का प्रयोग किया तो दोनों लाइन एक दूसरे के बराबर डिस्टेंस पे होंगी, क्योंकि दोनों के अंदर ही कुशल प्रकार की तकनीक का प्रयोग किया गया है। अब नेक्स्ट एक ही पॉइंट बचा है, अवसर लागत की धारणा। अवसर लागत क्या होती है, ये लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का और इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अवसर लागत की धारणा त्यागे गए विकल्प की लागत है। मान लीजिए एक वस्तु एक्स है और एक वस्तु वाई है, एक्स की ज़्यादा डिमांड है और वाई की कम डिमांड है, तो वाई को हम एक बार के लिए त्याग देंगे, उसका उत्पादन नहीं करेंगे, एक्स का ही उत्पादन होगा। तो वस्तु एक्स के उत्पादन के लिए वस्तु वाई का त्याग किया गया। यदि वस्तु वाई की लागत गेहूं के अवसर लागत 5000 किलो चना होगी। अब हमने किस चीज़ का उत्पादन, उसका जो चने हैं उनका कम रेट था, जबकि जो गेहूं थी उसका ज़्यादा उत्पादन हो पा रहा था। तो हमने गेहूं को ही चुना कि भाई हम गेहूं का ही उत्पादन कर लेते हैं। तो अब इस सेंटेंस को अवसर लागत के अकॉर्डिंग हम ऐसे बोलेंगे कि गेहूं की जो अवसर लागत है वो 5000 किलो चना होगी। सीमांत अवसर लागत का फॉर्मूला है वाई के उत्पादन की हानि बाय में एक्स के उत्पादन का लाभ। ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है गाइस। उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए गाइस। लाइक करते रहिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी आपके लिए और भी वीडियोस बनाऊंगी। कोशिश करूंगी कि मैं 11th क्लास की वीडियोस अपलोड कर पाऊँ, लेकिन अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर मेरा भी टाइम वेस्ट आता है गाइज। मुझे वीडियो एडिट भी करनी पड़ती है, शूट भी करनी होती है, और फिर मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, तो अब मेरी भी क्लासेस लगनी शुरू हो चुकी हैं, टेस्ट की भी तैयारी करनी होती है। उसके बीच में से मैं टाइम निकालती हूँ वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया कीजिए, और अगर आपके फ्रेंड्स भी इकोनॉमिक्स चॉइस कर रखे हैं उन्होंने भी, तो उनको भी बताइए। मैं और भी वीडियोस के एक्सप्लेनेशन डालूँगी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।